Students, now we are going to study about Stokes law. And what does the Stokes observed and whenever a spherical body was allowed to fall freely under gravity, he found that कि whenever a body, a spherical body is falling freely under the gravity, तो बच्चों क्या हो रहा है कि ये बॉडी जो फॉल कर रही है वो जो लिक्विड के अदर लेयर्स हैं ये उनको ड्रैग करती है अपने अपने साथ। तो जब लिक्विड की लेयर्स इस स्फेरिकल बॉडी के साथ ड्रैग होते हैं तो उन लेयर्स के बीच में उनके अमंग एक रिलेटिव वेलोसिटी डेवलप करने लग जाती है। तो स्टोक्स ने क्या ऑब्जर्व किया, जब आप किसी भी स्फेरिकल बॉडी को अलाउ करते हैं किसी विस्कस मीडियम से पास करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक बॉल बियरिंग को, एक छर्रे को एक ग्लिसरीन से भरे हुए ट्यूब के अंदर अलाउ किया फॉल करने के लिए, या एक बॉब को, लैब में आपने ब्रास का बॉब देखा होगा, सिंपल पेंडुलम वाला बॉब, और एक लंबा सा सिलेंडर ले लीजिए, उस सिलेंडर के अंदर आपने ग्लिसरीन को फिल कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिनेशन थॉट एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, एक लंबा सा ग्लास का सिलेंडर है और इस ग्लास सिलेंडर में हमने क्या फिल कर रखा, इसके अंदर हम लोगों ने ग्लिसरीन को फिल कर रखा। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने सिलेंडर के अंदर हमने ग्लिसरीन को फिल कर रखा, तो दिस इज फिल्ड विद अ ग्लिसरीन। ओके, और इस सिलेंडर के अंदर हम एक स्फेरिकल बॉब को अलाउ कर रहे हैं फॉल करने के लिए। तो बच्चों, जब ये स्फेरिकल बॉल इसके अंदर फॉल करेगा, इसके अंदर ट्रैवल करेगा, गिरेगा, तो ये करेगा क्या, ये जो लेयर्स ऑफ द लिक्विड है, इन लेयर्स ऑफ द लिक्विड को वो मोशन में लाता है। अब चूंकि लिक्विड जो है वो विस्कस मीडियम है या विस्कस लिक्विड है, तो ये जो लेयर्स ऑफ द लिक्विड हैं जो बॉल के साथ इमीडिएट कांटेक्ट में होंगी वो ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, लेकिन जो लेयर्स ऑफ द लिक्विड फार्दर अवे फ्रॉम द बॉब हैं या बॉल हैं या स्फेरिकल पार्टिकल हैं, उससे जितना दूर होती जाएंगी वो लेयर्स ऑफ लिक्विड उतना ही कम ड्रैग होंगे, उतना ही कम मूव करेंगे। तो अब होगा क्या कि जो लेयर्स ऑफ द लिक्विड है उनके अमंग एक रिलेटिव वेलोसिटी डेवलप होने लग जाएगी, और जब ये लेयर्स के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी डेवलप होगी तो वो रिलेटिव वेलोसिटी एक विस्कस फोर्स को डेवलप करेंगी, जैसा अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी में। तो जिसकी वजह से बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट है अब उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा इनसाइड द लिक्विड, और वो फोर्स होगा विस्कस फोर्स। ठीक बात है। तो मैंने किया क्या, जब मैंने किसी ऑब्जेक्ट को किसी विस्कस मीडियम में अलाउ किया फ्रीली फॉल करने के लिए, तो ये ऑब्जेक्ट जब फ्रीली फॉल कर रहा था उस लिक्विड के अंदर, तो उसने जो लेयर्स ऑफ द लिक्विड थी उनको ये मोशन में लाने की कोशिश करने लगा। तो जो लेयर्स लिक्विड के ज़्यादा, सॉरी, जो ऑब्जेक्ट के या बॉल के ज़्यादा पास हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करें, और जो ऑब्जेक्ट से दूरी पे हैं वो कम मूव करें, इधर वेलोसिटी लेस है, और जो इसके साथ ज़्यादा पास में थे उनकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, और इस वजह से अमंग द लेयर्स ऑफ द लिक्विड एक रिलेटिव वेलोसिटी बच्चों डेवलप हुई, और उस रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स एक्ट करने लगा, और वो फोर्स हम कहेंगे विस्कस फोर्स एक्ट करने लगा, एफ। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने फ्रीली किसी एक विस्कस मीडियम के अंदर ड्रॉप किया, फॉल किया, अलाउ किया फ्रीली फॉल करने के लिए अंडर ग्रेविटी, तो उसने क्या किया, जो लेयर्स ऑफ द लिक्विड उसके साथ कांटेक्ट में थी उनके बीच में उनको वो मूव कराना चाहा, जो लेयर्स उससे दूर थी वो मूव नहीं करेंगी, इस वजह से अमंग द लेयर्स ऑफ द लिक्विड एक रिलेटिव वेलोसिटी डेवलप हुई, और उस रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से अमंग द लेयर्स ऑफ द लिक्विड एक विस्कस फोर्स आया, और ये जो विस्कस फोर्स है ये इस ऑब्जेक्ट के मोशन को भी अपोज करेगा, और इसकी वजह से अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है या स्फेरिकल बॉडी है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव अपॉन नहीं कर पाएगा, बल्कि स्लोली एंड स्लोली उसकी वेलोसिटी
ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी, और जब बॉडी किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग जाता है तो जो वो कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर करता है बच्चों, उसी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो स्टोक्स साहब ने दो चीजें करी। सबसे पहले तो इस विस्कस फोर्स का एक्सप्रेशन डिराइव किया, और फिर उसकी मदद से उन्होंने किसी भी स्फेरिकल बॉडी के अंदर डेवलप होने वाली टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी डिराइव किया। तो चलिए सबसे पहले बात तो इस बात को समझते हैं कि होगा क्या। तो जैसे ही ये बॉडी, आप देख सकते हैं स्फेरिकल बॉल या पार्टिकल फ्रीली किसी विस्कस मीडियम में, ये कोई विस्कस मीडियम है, इसके अंदर आप अलाउ कर रहे हैं फॉल करने के लिए, तो विस्कस मीडियम में फॉल करते हुए वो क्या कर रहा था, ये जो लेयर्स इसके जस्ट नेक्स्ट में थे उनको ज्यादा तेजी से मूव करा रहा था, और जो लेयर्स उससे फार्दर अपार्ट थे वो ऑलमोस्ट रेस्ट पे थे, तो वो लेयर मूव नहीं कर रहे थे, ये ऑलमोस्ट रेस्ट पे हैं फार्दर अपार्ट के लेयर्स, so they were almost at rest. So due to this, among the layers of the liquid a relative velocity was developed. So among the layers of the liquid relative velocity was developed, which led to डेवलपमेंट ऑफ विस्कस फोर्स बच्चों। और इस विस्कस फोर्स की वजह से ये जो बॉडी है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग वेलोसिटी से अब मूव नहीं करती है, और थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से ये बॉडी मूव करेगी उस वेलोसिटी को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो अगर मैं इसी चीज को ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूं तो यहां पे मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं टाइम ऑफ वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। तो क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ा, पहले इनिशियली बॉडी को मैंने ड्रॉप किया तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करती जाती है स्लोली एंड स्लोली, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करती हुई नहीं जाएगी। जैसे अगर आप फ्रीली अंडर ग्रेविटी ड्रॉप करते थे तो बॉडी की वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करती चली जाती थी, अगर वो नॉन विस्कस मीडियम में थी तो ये वेलोसिटी यूं कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते जाना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी के ऊपर एक कॉन्स्टेंट एक्सेलरेटिंग फोर्स लगता है दैट कम्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। तो ये ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ की वजह से बॉडी को कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट करना चाहिए था, लेकिन अगर आप किसी भी बॉल को किसी विस्कस मीडियम में ड्रॉप करेंगे तो वो कॉन्स्टेंटली नहीं एक्सेलरेट करता है, थोड़ी देर के लिए तो एक्सेलरेशन वो एक्सपीरियंस करेगा और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, बट आफ्टर सम टाइम इंटरवल, ये देख सकते हैं कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, वो कांस्टेंट हो जाएगी, और जो वो कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं बच्चों। तो ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी उसने एक्वायर कर लिया, इस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। और इस समय अब बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और चूंकि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है इसलिए जो एक्सेलरेशन है बॉडी के ऊपर वो जीरो हो गया, और जब कभी भी एक्सेलरेशन जीरो होगा तो ये सजेस्ट करता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट आल्सो बी जीरो। तो बच्चों ये नेट फोर्स जो है बॉडी का अब इस सिचुएशन में जीरो हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आउटकम यहां से हमें समझ में आना चाहिए वो ये है कि अगर आप किसी विस्कस मीडियम में कोई भी स्फेरिकल बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ फॉल नहीं करता, आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। तो जो वो कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर करता है दैट पर्टिकुलर कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। नाउ व्हाई this happens because of the fact that the body falling under the viscous medium develops a force, and that force is called as viscous force, and this viscous force keeps on increasing with the increasing velocity. Stokes observed that this viscous force F is dependent upon the following factor. It was dependent upon the radius of the spherical body,
It was also dependent upon the coefficient of the medium in which the body is falling, or coefficient of the liquid in which the body is falling. And the third factor, he observed that it is also dependent upon the terminal velocity acquired by the body. तो ये तीन फैक्टर्स थे बच्चों जिसके ऊपर स्टोक्स ने पाया कि ये विस्कस फोर्स डिपेंड कर रहा है. क्या क्या फैक्टर है? रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है. बच्चों अब यहाँ पर आपको डायमेंशंस की मदद से एक रिलेशनशिप ऑब्टेन करनी है इस विस्कस फोर्स की जो बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है. तो चलिए अब हम लोग मेथड ऑफ डायमेंशंस का यूज करेंगे और वो विस्कस फोर्स निकालेंगे जो कि बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है. तो क्या ऑब्जर्वेशन थी स्टोक्स की? जो भी विस्कस फोर्स एक्ट कर रही है वो विस्कस फोर्स इन फॉलोइंग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है. किसके किसके ऊपर? रेडियस ऑफ द बॉडी के ऊपर, तो रेडियस टू द पावर x, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर टू द पावर y, एंड टर्मिनल वेलोसिटी टू द पावर z. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, फोर्स का डायमेंशंस क्या होता है? चलिए वो देखते हैं. फोर्स का डायमेंशंस आपको मालूम होगा mLT-2, और प्रोपोर्शनैलिटी के बाद कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी k लाऊंगा. ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको ले आके यहां रख देते हैं. फोर्स का डायमेंशन जैसा अभी हम लोगों ने देखा mLT⁻⁻2 है. के डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है. रेडियस का डायमेंशन था L⁻x. ईटा का डायमेंशन होता है ml-1 t-1 टू द पावर y, और टर्मिनल वेलोसिटी का डायमेंशन LT टू द पावर ऑफ -1 टू द पावर z. तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे. L टू द पावर x यहाँ पे आया, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो m टू द पावर y, L टू द पावर ऑफ -y, t टू द पावर ऑफ -y. यहाँ ब्रैकेट को ओपन करोगे तो L टू द पावर z, t टू द पावर ऑफ -z, और लेफ्ट हैंड साइड में m LT-2. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. When the bases are same then the powers can be added. m कोई और है नहीं तो simply m to the power y. L की पावर देखिए क्या हो जाएगी बच्चों. L यहाँ से x है, यहाँ पर -y है और यहाँ पे z है, तो x to the -y एंड प्लस z आ गया L की पावर. और देखो t क्या है बच्चों, यहाँ पे t के दो पावर्स अवेलेबल हैं, t टू द पावर ऑफ -y एंड -z, और यहाँ पे आ गया m LT-2. फिर से इंडाइसिस के रूल्स का यूज करेंगे. इन एनी इक्वेशन bases, if the bases are same then the powers can be equated. तो यहाँ पर देखो m और यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड में भी m, इन दोनों का बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर देंगे तो y = 1. यहाँ पर देखो L की पावर 1 है और यहाँ पे L की पावर कितनी है बच्चों, x टू द पावर -y प्लस z, तो x टू द पावर -y प्लस z = और यहाँ पे पावर 1 है तो ये 1 आ गया. और इस इक्वेशन में जब t में से देखेंगे तो t का जो पावर यहाँ पे है वो -y -z है, और ये किसके बराबर है, -2 के. तो -2 यहाँ से माइनस साइन हटा दीजिए तो ये हो जाएगा y प्लस z = 2. y की इक्वेशन, जो y की जो वैल्यू है पहली इक्वेशन से आपके पास थी 1, उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन में. ये आपकी थर्ड ए मॉडिफाइड इक्वेशन है. तो y प्लस z = 2 है, y की वैल्यू 1 प्लस z = 2, देयरफॉर z = 1. यहाँ से z की वैल्यू भी 1 आ गई, y की वैल्यू भी 1 आ गई. इसको इस वाले इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यूजिंग इक्वेशन 2. और बच्चों इक्वेशन 2 क्या थी, x माइनस वाई प्लस जेड, तो x माइनस वाई प्लस जेड = 1, तो x माइनस वाई प्लस जेड = 1, तो ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू भी यहाँ से 1 आ गई. तो आप क्या पाएंगे कि विस्कस फोर्स जो बॉडी के ऊपर लग रहा था दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k r टू द पावर x, x की वैल्यू 1, ईटा टू द पावर y, y की वैल्यू 1, एंड टर्मिनल वेलोसिटी vt टू द पावर z, z की वैल्यू 1. सो fv इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी k, और इसकी वैल्यू बच्चों स्टोक्स ने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करी, केम आउट टू बी 6 पाई r ईटा vt. तो बच्चों ये विस्कस फोर्स का फॉर्मूला आया,
और ये वो विस्कस फोर्स था जब कोई भी स्फेरिकल बॉडी को हम किसी विस्कस मीडियम में ड्रॉप करते थे तो उसके ऊपर जो अपोजिंग फोर्स एक्ट करता था ड्यू टू द रिलेटिव वेलोसिटी एग्जिस्टिंग अमंग द लेयर्स ऑफ द लिक्विड की वजह से हम इस फोर्स को इस एक्सप्रेशन से ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसका वैल्यू आ रहा 6πr ईटा वीटी। एक्सपेक्ट करता हूं बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब जब हम किसी बॉडी को फ्रीली अंडर ग्रेविटी किसी विस्कस मीडियम में ड्रॉप कर रहे हैं तो उसके ऊपर कुल जो नेट फोर्स लग रहा है वो 3 लग रहे हैं। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका वेट लगता है और चूंकि बॉडी लिक्विड के अंदर रखी तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगता है ऊपर की तरफ। तो ये जो नेट फोर्स उसको नीचे की तरफ ड्रैग करके लेके जा रहा है वो हो जाएगा वेट माइनस द अपथ्रस्ट ऑफ द बॉडी। और बच्चों इस फोर्स के इफेक्ट की वजह से वो लेयर्स ऑफ द लिक्विड को मोशन में लाता है और उन लेयर्स ऑफ द लिक्विड के बीच में एक रिलेटिव वेलोसिटी डेवलप करती है और उस रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से हमारे बॉडी स्फेरिकल बॉडी के ऊपर एक विस्कस फोर्स एक्ट करता है। और ये जो विस्कस फोर्स एक्ट कर रहा है बच्चों वो विस्कस फोर्स अब increase करता चला जाता है with the increasing velocity of the body, and a time eventually comes when this viscous force becomes equal to the net downward force acting onto the body, and when that situation occurs the body experiences zero force on zero net force, and then the body falls downward with a constant velocity, and this particular constant velocity is called as terminal velocity। तो बच्चों कब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही कि जब बॉडी के ऊपर लगने वाला विस्कस फोर्स नेट डाउनवर्ड फोर्स के बराबर हो जाता है। तो बच्चों ये आपके बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट डाउनवर्ड फोर्स था। जब ये नेट डाउनवर्ड फोर्स और विस्कस फोर्स आपस में इक्वल हो गए तब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। चलिए अब वेट ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा बच्चों, वो मास इनटू ग्रेविटी होती है। और अपथ्रस्ट क्या होता था बॉडी के ऊपर जो लगता था, तो अपथ्रस्ट होता है वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज पार्ट ऑफ द बॉडी। अब यहाँ तो पूरा स्फेरिकल बॉडी सबमर्ज, उसका वॉल्यूम v इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जिस बॉडी को आपने सबमर्ज किया इनटू ग्रेविटी g इज इक्वल्स टू ये विस्कस फोर्स F। अब बच्चों m क्या है, मास ऑफ द बॉडी। तो मास ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी इनटू ग्रेविटी माइनस वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू F। अब बच्चों यहाँ पे बॉडी के वॉल्यूम तो आपस में इक्वल है, तो V को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा dB माइनस dl, और G भी कॉमन है तो G को मैं उधर की साइड निकाल लेता हूँ कॉमन, तो G इक्वल्स टू विस्कस फोर्स F। और बच्चों स्फेरिकल बॉडी के ऊपर जो विस्कस फोर्स लग रहा था उसका एक्सप्रेशन था 6 पाई ईटा R इंटू टर्मिनल वेलोसिटी VT। स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है 4/3 पाई R क्यूब into density of the body minus density of the liquid into gravity g is equals to 6 pi eta r into terminal velocity। अब देखो बच्चों यहाँ से ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ये r से ये r क्यूब कैंसिल होकर r स्क्वायर रह जाएगा, तो यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर अपॉन 3, और ये 6 इधर आ गया तो 6 3 जा 18। एक सेकेंड बच्चों इसको फिर से मैं कर देता हूँ, सिंप्लीफाई किया और यहाँ पे जो आया ये हो गया 4r स्क्वायर अपॉन 3 डेंसिटी ऑफ द बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड टाइम्स g इज इक्वल्स टू 6 ईटा इंटू टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी को डिराइव करने के लिए, फाइंड करने के लिए जो एक्सप्रेशन हो जाएगा 4r स्क्वायर, 6 ईटा इधर आ गया तो 3/6, 3 इंटू 6 ईटा, ठीक है, 3 इंटू 6 ईटा डेंसिटी ऑफ द बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू ग्रेविटी g। इसको आप कट कर दीजिए, 2 2 जा 4 and 2 3 जा 6, so you would get the expression of terminal velocity as vt is equals to 2r square upon 9 eta
डेंसिटी ऑफ द बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड टाइम्स जी। तो बच्चों ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी का, Vt is equals to 2r square 9 eta density of the body minus density of the liquid times g. So this expression is also very important for the derivation point of view. Stokes law का डेरिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है बच्चों, वो मेथड ऑफ डायमेंशन से आप डिराइव करते हैं तो डायमेंशंस में उसका रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके ऊपर बेस्ड हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। तो in the homework try out the numerical problems given in your book. So this was all about the motion in a viscous liquid.